नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स पर। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक मानसून का एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, मानसून के टाइप क्या हैं, मानसून कैसे आता है इंडिया के अंदर। जो मानसून के टाइप हम दो पढ़ते हैं, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून, वो कैसे डिफरेंट है और ये मानसून के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसी के साथ में जो भारत के अंदर सूखे की समस्या, बाढ़ की समस्या बनती है, वो क्यों बनती है और उसको हम लोग कैसे आने वाले टाइम के अंदर समझ सकते हैं और उसका इंपैक्ट यानी कि प्रभाव क्या है हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, वो हम सारा आज के इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ में जो वाटर बजटिंग की सिचुएशन है भारत के अंदर, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे और रेनफॉल के साथ जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं उनको भी जानेंगे। तो इसी के साथ में आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका। आप अगर हमारे सेशंस को पसंद करते हैं तो दूसरों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि किसी भी एक अच्छी चीज को दूसरों तक पहुंचाने में काफी लंबा टाइम लग जाता है, तो उसमें आपके सपोर्ट की जरूरत बहुत ज्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मॉनसून क्या होता है। देखिए, मॉनसून का जो मीनिंग है या मॉनसून जो वर्ड है वो एक अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है जी सीजन। क्या बोला मैंने कि अरेबिक वर्ड एक मौसम से लिया गया है जिसका मीनिंग क्या है, सीजन। और एक्चुअली हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कि रिवर्सल ऑफ विंड जो है सीजनल, उसको हम लोग कहीं ना कहीं मानसून के फॉर्म में देखते हैं। कैसे? तो देखिए, जब आपका अगर हम अलग अलग सीजन्स की बात करें तो अलग अलग सीजन्स के दौरान क्या होता है कि जो लैंड है और सी है, समुंदर और जो जमीन है, इन दोनों के ऊपर आपका जो तापमान है वो या तो बढ़ता है या घटता है। और ये जब तापमान बढ़ता और घटता है तो इन दोनों ही रीजन्स के ऊपर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी बढ़ता और घटता है। और अब आपको पता है कि जब किसी भी जोन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो अब एक तो हाई प्रेशर जोन है, एक आपका लो प्रेशर जोन है। तो उस केस में क्या होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जो है वो आपका मूव करना स्टार्ट करती है और उसी की वजह से आपका पानी या मॉइस्चर उन हवाओं के साथ जाता है और वो आपका बादल बनाते हैं, बारिश आती है, ये सब चीजें होती है और उसी को हम लोग मॉनसून के नाम से जानते हैं। वापिस मैं आपको समझाता हूं कि देखिए, एक लैंड और सी है, इन दोनों के सरफेस एरिया के ऊपर जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर के अंदर एक इंबैलेंस क्रिएट होता है और टेम्परेचर इंबैलेंस क्रिएट होने की वजह से वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर आपके चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से आपका जो बारिश है उन रीजन्स में आती है एक पर्टिकुलर सीजन के दौरान, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज मॉनसून। समझ में आया? और इसका मॉनसून का प्रभाव हमारे भारत के ऊपर बहुत ज्यादा है। अभी हम भारत के अंदर दो मेजर मॉनसून के फॉर्म में देखते हैं, एक आपका साउथ वेस्ट मॉनसून है, एक हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के तौर पर। ठीक है, तो आगे हम इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एग्रीकल्चर के अंदर आपके जो रेनफॉल के जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो एवरेज रेनफॉल है वो कितना है, 1190 mm है। एनुअल रेनफॉल मतलब पूरे साल भर के अंदर कितनी बारिश आती है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए, साल भर के दौरान हो सकता है कि कोई रीजन, जैसे हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, ठीक है, या हम लोग यहां पर हिमालयन रीजन की बात करते हैं, तो ये रीजन ऐसे हैं जहां पर आपकी 2500 mm भी बारिश आ जाती है और कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर आपका 1000 mm भी बारिश नहीं आती है। तो इसका मतलब अलग अलग लोकेलिटीज, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बारिश जो है वो बिल्कुल डिफरेंट रहती है, लेकिन एक एवरेज रेनफॉल जो है पूरे इंडिया का, भारत का, वो कितना है जी, 1190 mm है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे भारत के अंदर दो प्रकार के मेजर मॉनसून है। कौन कौन से हैं? एक आपका साउथ वेस्ट मॉनसून है जो आपका जून में आता है और सितंबर तक रहता है। ये आपका 1 जून को कहां आएगा? केरला में आएगा। सबसे पहले कहां आएगा जी? केरला में। और लगभग 70 से 75% जो टोटल बारिश होती है साल भर में वो इसी सीजन के दौरान हो जाती है या इसी मॉनसून के दौरान हो जाती है। और इसीलिए इस सीजन को, जो जून से सितंबर के बीच में हमारा होता है, उसको हम लोग मॉनसून सीजन के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम हमारा क्या होता है? खरीफ सीजन होता है। ठीक है, तो ये खरीफ सीजन को इसीलिए हम लोग किस सीजन से नाम से जानते हैं? आपका मॉनसून सीजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर बारिश आपकी जो है वो इसी मौसम के अंदर आती है। और भारत की अगर हम बात करें
तो अब यहां पर आपका दूसरा मानसून है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आता है। ये ज्यादा बारिश नहीं लेकर आता। मेजर जो है इस टाइम पर जो बारिश आती है या इस सीजन के दौरान जो बारिश आती है वो तमिलनाडु रीजन में ही आती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में सर्दियों में कई बार बाढ़ आ जाती है। तो अगर उस टाइम पर, क्योंकि देखो 50 से 60% जो बारिश है पूरे भारत की नॉर्थ ईस्ट मानसून में वो तमिलनाडु रीजन में ही होती है, ठीक है। और इसीलिए उस टाइम पर जो आपकी बाढ़ है या फ्लड जैसी कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होने के कारण चेन्नई में ही आती है या फिर मतलब उस रीजन में आती है। अब हम एक बात को और समझते हैं। मैंने क्या बोला कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में आपका हमारा जो एग्रीकल्चर है उसको हम मॉनसून बेस्ड बोलते हैं, है ना। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट बेस्ड या मॉनसून बेस्ड एग्रीकल्चर हमारा बोला जाता है। और इसमें एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी कि भारत के अंदर जो आपकी एग्रीकल्चर है वो हम लोग या तो पानी आपका अवेलेबल होगा इरिगेशन से, ठीक है। अच्छा, वाटर की जो डिमांड है इसको मैं आपको यहां पर समझाना चाहूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल टोटल जो वाटर रिक्वायरमेंट है आपकी उसको हम लोग कहां से कंप्लीट करते हैं, या फिर एक फसल को जो पूरा पानी मिलता है वो कहां कहां से आता है, तो वो 3 जगह से आता है। पहला आता है जी आपका इफेक्टिव रेनफॉल। अब ये इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है? इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब है कि जब आपकी क्रॉप को बारिश की रिक्वायरमेंट है और वो आपकी अगर आ जाए तो उस टाइम पर हम उसको इफेक्टिव रेनफॉल बोलते हैं। भारत में लगभग एवरेज जो रेनी डे है, एवरेज रेनी डे का मतलब है कि जो आपकी बारिश लगभग कितने दिन आती है। तो भारत में अब देखो टोटल आपके साल के कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। तो लगभग बोला जाता है कि 130 डेज जो है वो बारिश आती है। और उसमें से जो इफेक्टिव रेनफॉल डेज होते हैं, इफेक्टिव मतलब जिस टाइम पर आपकी फसल को बारिश की रिक्वायरमेंट है और वो अगर आ जाए तो हम उसको इफेक्टिव रेनफॉल बोलते हैं। तो लगभग आपके 75 दिन जो होते हैं वो इफेक्टिव रेनफॉल डेज होते हैं और बाकी जो रिमेनिंग 55 डेज है वो क्या होते हैं, आपके अनइफेक्टिव होते हैं। लेकिन एक रेनी डे क्या होता है, इस दिन को हम लोग रेनी डे क्यों बोल सकते हैं और कब बोल सकते हैं? याद रखना, अगर किसी एक दिन में बारिश 2.5 mm या उससे ज्यादा है तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, रेनी डे बोल सकते हैं। और अगर हम इसको क्रॉप रेनी डे बोलेंगे तो क्या उसकी कंडीशन होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, एक दिन को क्रॉप रेनी डे तभी बोला जा सकता है जब एक दिन में बारिश आपकी 5 mm या उससे ज्यादा है। कितनी है? 5 mm या उससे ज्यादा है, उसी केस में हम उसको क्रॉप रेनी डे बोलते हैं। ये हो गया। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि आपका एक वाटर रिक्वायरमेंट आपकी क्रॉप के लिए कैसे और क्यों कंप्लीट हो सकती है। तो उसके लिए यहां पर सबसे पहला आपका कारण है इफेक्टिव रेनफॉल, कि अगर बारिश आनी चाहिए। अगर बारिश नहीं आती है तो दूसरा आपके पास सोर्स हो सकता है ग्राउंड वाटर। अब देखो ग्राउंड वाटर इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप लोग यहां पर समर्सिबल पंप या कुओं से पानी देते हो। ये ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन है जो आपका कुछ एरिया ऐसे होते हैं आपके मतलब अलग अलग जगह पर जहां पर ग्राउंड वाटर टेबल काफी ऊपर होता है और वहां पर कैपिलरी एक्शंस के थ्रू पानी जो है वो ग्राउंड सरफेस पर आपका रहता है, ठीक है। जहां पर हम सेम के एरिया भी कई बार बोल देते हैं, या फिर जो आपका ग्राउंड वाटर टेबल होता है वो काफी ऊपर होता है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, आपका ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। लेकिन ये सब जगह पे पॉसिबल नहीं होगा। अब यहां पर लास्ट में हमारे पास सोर्स बचता है इरिगेशन। अब ये इरिगेशन क्या है? जब हम एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन करते हैं पानी की, उसको हम लोग जानते हैं इरिगेशन के नाम से। समझ में आ गया? ये इरिगेशन हो सकता है कि कैनाल वाटर यानी कि जो नहर का पानी है, या कुओं का पानी है, समर्सिबल वाटर है, या टैंक्स के द्वारा दिया जाता है, या हम लोग पॉन्ड्स के द्वारा पानी प्रोवाइड करवाते हैं। तो कोई भी आपका हो सकता है और उसको हम लोग जानते हैं किससे, आपका इरिगेशन से। तो भारत के अंदर लगभग आपका 50% जो हिस्सा है एग्रीकल्चर जहां पर हम लोग करते हैं वो आपका डिपेंडेंट है इरिगेशन के ऊपर, और बाकी जो रिमेनिंग है 50% एरिया, वहां पर इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। वहां पर केवल और केवल बारिश होगी तो खेती हो सकती है, अदरवाइज खेती नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बारिश कैसे कंट्रीब्यूट करती है, अब सोच के देखिए। इरिगेशन में हमने बोला कि ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन करता है। अब ग्राउंड वाटर आपको यह पता होना चाहिए, लगभग लगभग आपका जो टोटल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका 80% ग्राउंड वाटर हम लोग यूज करते हैं किसमें, एग्रीकल्चर में। किसमें यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में। अब इस ग्राउंड वाटर में यानी कि ग्राउंड में पानी कहां से आएगा, ऑब्वियस सी बात है उसको रिचार्ज किया जाएगा। ग्राउंड के अंदर जो पानी है वो रिचार्ज होगा। कैसे रिचार्ज होगा? अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आप लोग दुकान पर गए, शॉप पर जाकर जैसे मोबाइल को रिचार्ज करते हो या फिर जीपे करके कर देते हो, होगा नहीं। अब यहां पर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रॉपर रेनफॉल आता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बारिश जब आती है
तो बारिश का कुछ पानी नदियों में चला जाता है, कुछ झील में चला जाता है, कुछ तालाब में चला जाता है, कुछ को आपके जो प्लांट है उसको यूज कर लेते हैं, कुछ आप एनिमल यूज कर लेते हैं, ह्यूमन बीइंग यूज कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग बचता है वो हमारे या तो सॉइल में पड़ा रहता है या सॉइल के अंदर नीचे की लेयर्स में जाकर पेनिट्रेट कर जाता है, और नीचे जो एक्वाफर प्रेजेंट है, जो ग्राउंड के अंदर वाटर के रिसोर्स प्रेजेंट है, उनमें जाके पानी कलेक्ट हो जाता है, और फिर हम उसको या तो सबमर्सिबल पंप या कुओं के माध्यम से उसको बाहर निकाल लेते हैं और खेती के लिए या फिर पीने के लिए हम लोग उसको उपयोग में लाते हैं। समझ में आ गया? तो यहां पर ये आपका एक साइकिल है, और इस साइकिल को मेंटेन करने के लिए बारिश का आना जरूरी है, क्योंकि आपके वाटर साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपका रेनफॉल। तो इसलिए अगर हम बात करें तो यहां पर रेनफॉल की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए मॉनसून हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर हिस्सा जो हमारा डिपेंडेंट है वो इसी के ऊपर है। क्योंकि अगर बारिश नहीं आएगी 50% हिस्से में, तो उन एरियाज में ड्रोट आएगा, सूखा पड़ेगा, वो लोग क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, और क्रॉप अगर ग्रो नहीं कर पाए तो वहां के एटलीस्ट जो फार्मर या फिर जो उस पर डिपेंडेंट लोग हैं उनको फूड तक नहीं मिल पाएगा, और आपके अकाल की समस्याएं भारत में आ सकती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो इसलिए यहां पर भारत की इकोनॉमी के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये समझ गए होंगे आप लोग कि इससे क्या फर्क पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है। समझ में आया? तो ये आपका यहां पर मॉनसून जो है इसके अंदर डिफरेंस है। लेकिन ये मॉनसून आता कैसे है, ये अकर कैसे करता है, ये बारिश आती कैसी है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो उसको हम लोग समझते हैं। अच्छा, उसको जानने से पहले एक छोटा सा फैक्ट है, यहां पर ये 2019 का डेटा है, जिसके अंदर अलग अलग रीजन्स के अंदर, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसी रीजन में बारिश बहुत ज्यादा होती है, किसी रीजन में बारिश बहुत कम होती है। तो ये आपके सारे के सारे रीजन है जहां पर आपको दिया गया है कि बारिश कहां पर किस लोकेलिटी में कितनी होती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि बारिश की क्या डेफिशिएंसी भी हो जाती है, और डेफिशिएंसी होती है तो हम उसको ड्रॉट से कैसे रिलेट करते हैं। एक छोटा सा फैक्ट है, उसको आप समझिएगा। तो देखिएगा, याद रखिएगा कि जो आपकी डेफिशिएंसी इन रेनफॉल है, वो अगर मान के चलिए किसी भी रीजन में जो आपका नॉर्मल रेनफॉल है, नॉर्मल रेनफॉल का मतलब है मान के चलिए किसी भी लोकेलिटी में अगर आपका 100 mm रेनफॉल अगर होता है, तो अगर वहां पर 25% की कमी आ जाए, 25% की कमी है, अगर किसी रीजन में 100 mm बारिश हो रही थी, वहां पर अब आपकी 25% की कमी आने के कारण 75 mm बारिश हो रही है, तो क्या उसको हम डेफिशिएंसी बोलेंगे, कमी बोलेंगे? नहीं, उसको हम लोग कमी के नाम से या ड्रॉट के नाम से कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर उस रीजन में 26% से लेके 50%, मतलब किसी रीजन में आपकी यहां पर बारिश हो रही थी 100 mm, लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, इस बार बारिश कम होने के कारण लगभग 50 mm बारिश ही हुई, या 60 mm बारिश ही हुई, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट ड्रॉट या मॉडरेट डेफिशिएंसी। और अगर ये 50% से ज्यादा बढ़ जाए तो उसको हम लोग सीवियर डेफिशिएंसी या फिर सीवियर ड्रॉट के नाम से क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमें समझने में आपको हेल्प करती है कि किसी रीजन में कितना बारिश का अकरेंस हुआ, कितना होना चाहिए था, और कितना यहां पर डिफरेंस है, और उससे क्या ड्रॉट की सिचुएशन बन सकती है या नहीं बन सकती। तो ये आपका है। अब हम आते हैं आपकी कि बारिश या मानसून कैसे आती है। तो देखिएगा, अब आपकी दो कंडीशंस हैं जिनको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एक तो आपका जो स्प्रिंग या समर सीजन में जो मानसून आता है, जिसको हम लोग साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जानते हैं। इसको साउथ वेस्ट का पूरा मैं एक्सप्लेनेशन बाद में करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको जनरली बताना चाहता हूं कि इसका जो बारिश है वो आती कैसी है और कैसे यहां पर अकर करती है। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एक तो आपका है लैंड और एक है आपका जी सी, समुंदर। ठीक है, और आप लोग जानते हो भारत के साउथ में क्या है, समुंदर है, सी है, और भारत के जो आपका यहां पर अगर हम मैप की बात करें तो उसमें यहां पर क्या है, नॉर्थ साइड में हमारा पूरा इंडिया है। तो अब देखिए, यहां जो समर टाइम आता है, समर सीजन आता है, उस टाइम पर लैंड बहुत ज्यादा वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों? कारण है कि टेम्परेचर यहां पर क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ साथ में एक और आपका एटमॉस्फेरिक फैक्टर है जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये प्रेशर भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा जी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, यहां जो आपका समुद्र का एरिया है वो क्या होता है जी, कूल होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर आपका क्या होता है जी, कम होता है, लेस होता है। अब देखो, यहां पर अगर टेम्परेचर कम होगा तो जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, सॉरी, यहां पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका लो हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यहां जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब जो दबाव होता है हवा का वो यहां पर बढ़ जाएगा और यहां पर हवा का दबाव आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो,
क्या होगा, यहां से जो आपकी एक तो हवा आपकी ठंडी है और दूसरी तरफ हवा का दबाव भी है, तो हवा के अंदर नमी ज्यादा होगी, मॉइस्चर ये उठाएगी और ये मॉइस्चर यहां से आपका जो है हवा के साथ में यहां आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे कोई ना कोई बैरियर होगा, वहां पर हो सकता है कोई पहाड़ है या कोई बड़ी है ना, तो उसके साथ में बैरियर के साथ में जब हवा जब साथ में टकराएगी तो हवा ऊपर की ओर उठना स्टार्ट होगी। अब हवा के अंदर मॉइस्चर भी है, नमी भी है, ये नमी आपका हवा के साथ जब ऊपर आती है तो ऊपर आकर कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और इकट्ठा होकर ये बनाता है क्लाउड यानी कि बादल। अब ये बादल आपका जब भारी हो जाएगा, उसके अंदर एक्सेस में आपका वाटर कलेक्ट हो जाएगा, तो वो आपका हैवी होकर रेनफॉल की फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में अर्थ के सरफेस पर आना स्टार्ट हो जाता है और उसी को हम लोग बोलते हैं बारिश। अब देखो ये पूरा एक साइकिल जो है उस ड्यूरेशन के अंदर चलता रहता है और जब आपका यहां पर विंटर सीजन आ जाएगा तो उस टाइम पर क्या होता है, ये सिचुएशन अपोजिट हो जाती है। अब आपके जो लैंड है वो कूल डाउन हो जाएंगे और यहां पर आपका दबाव बढ़ जाएगा और अब जो आपका समुद्र है वो गर्म हो जाएगा। अब यहां पर हवा का दबाव कम हो जाएगा। अब आपको पता है हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा मूव करेगी और हवा मूव करेगी तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ चुका है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहीं पर मॉइस्चर प्रेजेंट था, ये मॉइस्चर ऊपर उठेगा, बादल बनेंगे, बारिश आएगी। तो ये एक पूरा साइकिल है जो आपका आता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये उठता है कि भाई देखो सर्दियों में यहां और गर्मियों में यहां ऐसे कैसे बदलाव आ जाते हैं, क्वेश्चन तो उठता है ना। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मॉनसून में जो बदलाव आता है वो बदलाव इतना जल्दी कैसे आ जाता है और क्यों आ जाता है। तो उसको हम लोग समझते हैं एक पर्टिकुलर आपकी यहां पर कि 3 फैक्टर है मेजरली जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं मॉनसून को, तो ये 3 फैक्टर हैं। पहला आपका है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, दूसरा है टिबेटियन प्लेटू और तीसरा है यहां पर आपका जेट स्ट्रीम। ये 3 कंडीशंस हैं जो कि आपकी मॉनसून को लेकर आती हैं या फिर मॉनसून इनकी वजह से शिफ्ट होता है, कभी साउथ में कभी आपका साउथ वेस्ट में या कभी आपका नॉर्थ ईस्ट में। तो ये आपका मॉनसून का जो शिफ्ट है उसमें ये 3 कंडीशंस आपकी आती हैं जो उसमें बदलाव लेकर आती है। तो अब मैं इनको तीनों को समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को कि ये कैसे प्रभाव करता है आपके मॉनसून को। तो आप एक्चुअल में इसको ये मानकर चलो कि जो आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये हमारा लो प्रेशर जोन होता है। क्या होता है जी, आपका लो प्रेशर जोन होता है। अब देखो जहां पर भी हवा का दबाव कम होगा वहां पर क्या होगा, उस साइड से हवा ज्यादा आएगी जहां पर हवा का दबाव ज्यादा है। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक साइकिल का पंप है ना आपका, उसमें आप लोग हवा भर रहे हो, तो आपने उसमें क्या किया, पंप में हवा का दबाव बढ़ा दिया, तो उससे क्या हुआ, हवा बाहर निकलना स्टार्ट हो गई। समझ में आ गया। तो उसी प्रकार से जहां पर हवा का दबाव ज्यादा है वहां से आपकी लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है हवा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये लोअर प्रेशर जोन है। तो अब देखो ये लो प्रेशर जोन जो है वो जहां पर भी क्रिएट होगा उसके नॉर्थ और साउथ से, मैंने क्या बोला, नॉर्थ और साउथ से हवा जो है वो यहां पर आकर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। एक प्रकार से कन्वर्जेंस जोन है जहां पर हवा आकर मिलती है। तो आपकी जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी वो उसकी तरफ क्या करना स्टार्ट करेंगी, मूव करना स्टार्ट करेंगी। तो ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये आपका शिफ्ट करता है। शिफ्ट मतलब एक प्रकार से इसको आप एक लाइन मान लो, ठीक है। और वो लाइन जो है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको छोटा सा यहां पर एग्जांपल लेकर समझाऊंगा। जैसे मान के चलिए ये क्या है, आपका एक पूरा रीजन है और इसमें यहां पर ये आपकी जो है वो एक लाइन है। ठीक है, ये आपकी एक प्रॉपर मान के चलो, इसको हम लोग एक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मान लेते हैं। तो क्या होगा, ये आपकी जो लाइन है वो कभी यहां शिफ्ट करेगी कभी यहां शिफ्ट करेगी। तो इसका शिफ्ट करने का जो मेजर कारण है वो आपका है सन का इंक्लिनेशन। जो सन का जो इंक्लिनेशन है उसकी वजह से ये जो लाइन है वो क्या करती है, आपकी मूव करती है। समझ में आ गया। तो ये आपकी जो है, इसको छोटे से भाषा में समझ लो आप लोग कि ये क्या करती है, आपकी मूव करती है। हम ज्यादा डीप में इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसके शिफ्ट करने के कारण, अब जैसे भारत है तो हम इस भारत को यहां पर ऐसे समझते हैं, हमारे इंडिया को ऐसे समझते हैं मैप के अंदर कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है जो हम जिसकी बात कर रहे थे वो आपकी जब समर सीजन आता है, जब हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करते हैं तो वो यहां पर प्रेजेंट होती है ये लाइन। अब यहां पर प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, साउथ से जो हवा है वो कहां मूव करेगी, इस साइड मूव करेगी। करेगी कि नहीं करेगी। तो ये आपका पहला कारण हो गया कि हवा जब इस साइड से यहां पर जाएगी तो अपने साथ क्या लेकर जाएगी, वही बात है, यहां से अरेबियन सी
और जो आपका इंडियन ओशियन है उसमें से हवा आपकी पानी लेकर जाएगी और इस रीजन के अंदर पूरे इंडिया के अंदर जो है बारिश आकर करने का मेन जो है वो कारण बनेगा। समझ में आ गया। दूसरा कारण होता है ये जो तिब्बतियन प्लेटू, अब आपको फैक्टर बताए थे ना दो, तो उसमें दूसरा फैक्टर क्या है, तिब्बतियन प्लेटू। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यहां पर आ गया, लेकिन जब विंटर का टाइम आता है तो विंटर के टाइम पर यही जो लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है इस रीजन में। अब क्या होगा, यहां से आपकी जो बारिश है, यहां से जो आपकी हवाएं हैं वो इस साइड आएंगी और अपने साथ में आपका बारिश लेकर आएंगी, और उसमें बे ऑफ बंगाल जो रीजन है यहां से क्या होती है, आपका जो पानी है वो उठता है और वो आपका ज्यादातर इस रीजन में यहां पर बारिश आकर करता है। ये जो तमिलनाडु का आपका पूरा रीजन है यहां पर ज्यादातर बारिश आती है। दूसरा यहां पर कारण है तिब्बतियन प्लेटू। अब ये जो तिब्बतियन प्लेटू होता है, ये देखो गर्मियों का जब टाइम आता है उस टाइम पर यहां पर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब देखो जब ये गर्म हो जाएगा तो यहां पर जोन बनेगा लो प्रेशर जोन। क्या बनेगा आपका, लो प्रेशर जोन, मतलब प्रेशर यहां पर बहुत कम है, और यहां से आपका हाई प्रेशर, जब आपका टेम्परेचर जब यहां पर क्या है, कम है, और यहां पर टेम्परेचर कम होने के कारण ये जो रीजन है इससे आपकी हवा इस लोअर, क्योंकि देखो कितना बड़ा रीजन है और इस रीजन के अंदर आपका टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है, और वहां पर कम से कम कई बार बोला जाता है कि 3 से 4 डिग्री लगभग आपका जो है 5 डिग्री टेम्परेचर जो है इतना, मतलब ये डिफरेंशिएट अलग अलग जो है, क्योंकि देखो आजकल क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है तो उसके साथ आपका टेम्परेचर में भी बदलाव आएगा, लेकिन ये टेम्परेचर में बदलाव काफी ज्यादा आने के कारण अब क्या होता है कि इस रीजन में वार्म कंडीशंस आ जाती हैं। टेम्परेचर वार्म होने के कारण, हाई होने के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, तो यहां से आपकी जो हाई प्रेशर है इससे आपकी हवाएं इस साइड में आना स्टार्ट हो जाएंगी। पहला कारण था ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, दूसरा था आपका तिब्बतियन प्लेटू, और तीसरा रीजन है आपकी जो स्ट्रीम जेट्स होती है, ये स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है जो कि वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड की ओर मूव करती है, तो उसकी वजह से भी आपका बोला जाता है कि लगभग आपकी मॉनसून अकर करती है। तो 3 मेजर कारण यहां पर बने, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पानी है वो यहां से हवा के साथ आया और इस रीजन के अंदर आपकी बारिश हुई। लेकिन अब मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं कि भाई हमारे अलग अलग रीजन में, तो मानसून आपको समझ में आ गया, एक साउथ वेस्ट मानसून है और एक आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून है, और इनको यहां पर मैंने यही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसको मैं और समझाता हूं आपको थोड़ा सा। अब आपको इसको ऐसे समझना पड़ेगा। अब देखो यहां पर क्या होगा कि जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है इसमें क्या होता है कि इस रीजन से अरेबियन सी और जो आपका इंडियन ओशियन यहां पर हम बोलते हैं इसको, तो यहां से आपकी हवाएं इस प्रकार से आना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि इवन दो मानसून आता है फिर भी कुछ रीजन ऐसे रह जाते हैं भारत के अंदर जहां पर सूखे की समस्या आ जाती है, मतलब पूरा का पूरा रीजन ड्राई रीजन रह जाता है। तो वो किस कारण हो, तो देखो अब आपका जैसे यहां पर है ये वेस्टर्न घाट है, यहां पर पूरा आपका हिली रीजन है, तो क्या होगा जब मानसून आती है तो ये पूरा रीजन यहां पर आने के कारण, अब देखो ये मुंबई आपको पता है इस रीजन के अंदर बारिश ज्यादा आती है, मानसून के टाइम पर ज्यादा बारिश होती रहती है, लेकिन वहीं पर इसके जो अपोजिट साइड में जो एरिया होता है यहां पर हिली रीजन होने के कारण ये जो हवा है वो मूव कर जाती है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और यहां से जो हवा आती है वो इस प्रकार से होते हुए इस रीजन में निकल जाती है। तो यहां पर बारिश आपकी आ जाती है पूरे इंडिया में, लेकिन फिर भी ये जो सेंट्रल रीजन का पार्ट होता है या फिर जो महाराष्ट्र का या फिर ये जो रीजन पार्ट होता है इसमें क्या हो जाता है जी, बारिश कम आती है और ये रीजन में ड्रॉट अकर करता है, क्योंकि यहां से आपका जो बारिश है या फिर ये जो विंड्स हैं वो आगे नहीं जा पाती और अपने साथ में मॉइस्चर या फिर आपके बादल नहीं बना पाएंगी, और इसी वजह से इस रीजन में बारिश आपकी कम आती है। लेकिन यहां अगर हम बात करें तो ये जो रीजन है या फिर यहां इस रीजन में आपकी बारिश पूरी आती है। और अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि इस रीजन के अंदर ये जो यहां पर मासिनराम, चेरापूंजी, ये जो रीजन है वो यहां पर अकर करता है, और इस रीजन में सबसे ज्यादा आपकी क्या आती है, बारिश आती है। लेकिन फिर भी जो मासिनराम जिस एरिया में सबसे ज्यादा बारिश आती है वहां पर भी कई बार ड्रॉट की स्थिति आती है। इसका क्या कारण है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इस रीजन में जो आपका पत्थर है, जो आपका एक प्रकार से स्टोन है, जो आपके एक प्रकार से जो रॉक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा मतलब इम्परमेबल है, जिसमें मॉइस्चर नहीं आपका स्टोर हो सकता, और इस वजह से लॉन्ग टर्म तक वो वाटर को रिटेन नहीं कर सकती, और इस वजह से उस रीजन के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, ड्रॉट देखने को मिलती है या फिर सूखे की बातें आपको सुनने को मिलती है। समझ में आ गया इसका कारण क्या बनता है। तो भारत में जो सूखे की समस्या है या फिर जो बारिश आपके
के आने के बावजूद भी जो प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है? अब देखो कई रीजंस इतने होते हैं जहां पर बारिश खूब अकर कर जाती है, इसके पास में बारिश हो गई, यहां पर बारिश नहीं हुई, तो इसका कारण यही रहा क्योंकि यहां से बारिश आपकी आगे नहीं जा पाई। अब देखो आपका हवा आएगी, इससे टकराएंगी, बादल बनेंगे, बारिश आ जाएगी, या फिर आगे निकल जाएंगी, इस रीजन में बारिश आएगी। अब देखो सबसे पहले ये जो बारिश आती है वो 1 जून को आती है, उसके बाद होते होते 15 आपके जुलाई तक पूरे इंडिया के अंदर आपकी जो है ये बारिश फैल जाती है, और लगभग 75% जो बारिश है पूरे साल भर की वो इसी जो आपका मॉनसून पीरियड है उसमें देखने को मिलती है, जिसको हम साउथ ईस्ट मॉनसून बोलते हैं। और अब हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है। अब ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में क्या होगा जी, ये जो आपकी हवाएं हैं वो इस प्रकार से इसमें क्या करती हैं, बे ऑफ बंगाल से होते हुए इस रीजन में आपकी आती हैं, टकराती हैं, और ज्यादातर अब क्या होगा इस रीजन में आपकी तमिलनाडु रीजन में ही क्या है बारिश अकर करती है। और इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहां पर जो बाढ़ की कंडीशन बनती है, बाढ़ की स्थिति बनती है, वो इसी रीजन में इस वजह से ही बनती है, ठीक है। और ज्यादातर जो आपकी 50 से 60% बारिश होती है विंटर के अंदर, वो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के अंदर, वो ज्यादातर तमिलनाडु में ही अकर करती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये एक पूरा चार्ट है जिसमें मैंने ये समझाया है कि भाई देखो सीजन है आपका जून टू सितंबर के अंदर, साउथ वेस्ट मॉनसून जो है आपका, और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, तो ये जून से सितंबर के बीच में, और ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। विंड डायरेक्शन की बात करें तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, और यहां पर नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। फिर है सोर्स ऑफ मॉइस्चर, तो मेनली इंडियन ओशियन है, और यहां पर आपका बे ऑफ बंगाल है। और यहां पर रीजन अफेक्टेड मेनली मोस्ट ऑफ इंडिया है, लेकिन इसमें मेनली साउदर्न कोस्ट जो इंडिया है और स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रीजन है। और टाइप ऑफ रेनफॉल यहां पर हैवी रेनफॉल है, और ये आपका जो है मॉडरेट रेनफॉल है, ठीक है। तो ये आपको यहां पर पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें तो विंटर रेनफॉल, अब आपको इन दोनों के अलावा भी एक बारिश और देखने को मिलती है, वो ज्यादातर आपको पता होगा पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये जो रीजन है, कई बार सर्दियों के दौरान जो आपका ये मौसम है जैसे दिसंबर जनवरी का, उस टाइम पर बारिश बहुत ज्यादा आ जाती है, और वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अभी जैसे जनवरी और फरवरी का मौसम है, इस दौरान कई बार जो है बारिश बहुत ज्यादा हैवी आपके जो हरियाणा, पंजाब, गुजरात का रीजन है या नॉर्दर्न इंडिया है, इसमें देखने को मिलती है। तो क्या कारण होता है, क्योंकि जो मेडिटेरियन सी होता है, इसको हम वैसे नाम से जानते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न मतलब अब इंडिया के वेस्टर्न में क्या पार्ट प्रेजेंट है, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान है ना, तो इसके आपके यहां पर आपके मेडिटेरियन सी रीजन, मेडिटेरियन जो रीजन है वो प्रेजेंट है। अब मेडिटेरियन रीजन के ऊपर आपका जो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर बढ़ने के कारण, क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उसके प्रभाव के कारण, तो वहां पर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने के कारण वहां से जो विंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव करना स्टार्ट करती हैं, और वो अपने साथ में बारिश लेकर आती है इस रीजन में, और उससे आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये भी रीजन इफेक्ट होता है, और साथ में हमारे इंडिया के अंदर जो नॉर्दर्न इंडिया रीजन है उसमें भी आपको बारिश देखने को मिलती है। कई बार अगर ये बारिश जो है वो इफेक्टिव भी होती है, बहुत प्रोडक्टिव होती है, जब आपकी बारिश की रिक्वायरमेंट है वीट के अंदर, मस्टर्ड के अंदर, उस टाइम पर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पिछले साल या उससे पिछले साल देखा होगा, पूरी की पूरी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई थी जब हार्वेस्टिंग कंडीशन पर आ गई थी, तो वो भी कई बार बड़ी मतलब मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपका विंटर रेनफॉल का एक बड़ा कारण है इस रीजन के अंदर। और इसी के साथ में एक समर रेनफॉल है। तो समर रेनफॉल ज्यादातर अगर हम बात करें तो ये आपके मतलब इंडिया के अंदर मेजर पार्ट में नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो है ये वेस्टर्न पार्ट में नहीं, ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलती है। और बे ऑफ बंगाल से होते हुए जो उस रीजन के अंदर बारिश होती है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर, वो ज्यादातर जो है उस रीजन में समर जो सीजन है आपका मई का, उस टाइम पर जो अप्रैल से मई के बीच की अगर हम बात करें तो वहां पर बारिश आपकी आ जाती है। तो ये आपका, लेकिन ये बहुत ही माइन्यूट पार्ट है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है जो आपका हम लोग विंटर रेनफॉल या फिर समर रेनफॉल की बात कर रहे हैं। लेकिन मेजर जो आपके मॉनसून के टाइप हैं वो साउथ वेस्ट मॉनसून है और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है। आपको समझ में आ गया होगा पूरा ये यहां पर डिफरेंस। अब हम बात करते हैं यहां पर विड्रॉल ऑफ मॉनसून। तो विड्रॉल ऑफ मॉनसून का मतलब है कि बारिश आपकी होने के बाद मॉनसून कब खत्म होता है। तो मॉनसून ऑब्वियस सी बात है, साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो खत्म कब हो जाएगा, नॉर्दर्न इंडिया से लगभग आपका मिड सितंबर से खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। और वहीं अगर हम आपका नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की बात करें तो ये पूरे के पूरे जो साउथर्न रीजन है उसमें दिसंबर के एंड तक खत्म हो जाता है लगभग, ठीक है। तो ये आपका विड्रॉन है। अब हम बात कर रहे हैं कि यहां पर आपके जो मॉनसून को या रेनफॉल को हम लोग आपका वेरी लाइट रेन, मॉडरेट रेन किस हिसाब से मानते हैं। तो एक्चुअली में ये याद रखना
रखना कि एक दिन के अंदर लगभग कितनी बारिश होती है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहां पर इसको कंसीडर करते हैं कि आपका ये रेनफॉल जो है वो टाइप कैसा है, लाइट रेन है, मॉडरेट रेन है, हैवी रेन है, या फिर आपका है ना, तो उस हिसाब से हम इसको भी एक दिन के अंदर कितनी बारिश हुई उसके हिसाब से इसको आपका डिवाइड किया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका इस रीजन के अंदर हम लोगों ने जो पूरा पढ़ा, अब हम ग्राउंड वाटर की बात कर रहे थे जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था। अब उस ग्राउंड वाटर के ऊपर क्या इंपैक्ट है, तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट आई है अभी रिसेंटली, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में है। तो उन्होंने बोला है कि ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज है वो आपका 2024 में 446.9 बिलियन क्यूबिक मीटर पहुंच चुका है, और एक क्यूबिक मीटर के अंदर होता है जी 1000 लीटर। ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर ये जो है वो आपका कितना हो चुका है, 446.9 बिलियन क्यूबिक मीटर पहुंच चुका है, जो कि 2023 में कितना था, 449.08 था। इसका मतलब ये डिक्रीमेंट हुआ है, उसमें डिक्रीज हुआ है, और ये डिक्रीज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए कंसर्न का पॉइंट है। और कई रीजन ऐसे हैं हमारे इंडिया के अंदर, जैसे चेन्नई की बात करूं तो वहां पर तो ग्राउंड वाटर आपका जीरो हो चुका है। तो कैसी स्थिति है हमारे भारत के अंदर, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में ग्राउंड वाटर अगर रिचार्ज नहीं किया गया तो उससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक कैंपेन चलता है कि कैच द रेन वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल, मतलब जब भी बारिश गिरती है, जहां भी गिरती है उसको पकड़ लो। पकड़ने का मतलब है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लो, आपकी बारिश को स्टोर कर लो और उसको यूटिलाइज करो, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में, अपने स्टोर करने में, बाद में यूटिलाइज करने में, यानी कि रिस्टोरेशन इज द मस्ट, उसको वेस्टेज मत होने दो, और वही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप लोगों ने बहुत सारा इंपैक्ट समझा होगा कि क्या इंपैक्ट पड़ता है। बाकी जो बारिश का प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है, और आपका आने वाले टाइम के अंदर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके अलावा दो और बड़े इफेक्ट हम लोग देखते हैं, एक एल नीनो और एक ला नीना। अगर आप लोग इनके दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हो, सुनना चाहते हो, इनको समझना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका भी वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उसको जाकर वहां से जरूर देखिएगा। बाकी आपका ये जो पार्ट है उसके अंदर मैंने ये समझाने की कोशिश की कि भाई क्या चल रहा है, और ये आप लोग देख सकते हो कि ग्राउंड वाटर जो डिप्लीशन है वो कितना हुआ है, जैसे टोटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज में क्या डिफरेंस आया है, इसके बाद जो एनुअल एक्सट्रैक्टेबल जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स है उसमें क्या डिफरेंस आया, मतलब जो पानी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा आपका है एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कितना है, कितना किया जा रहा है, तो लगभग 241 था, वो 245 लगभग पहुंच चुका है। और यहां पर है कि स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, तो कितना हम लोग कर रहे हैं, कितना एक्सट्रैक्शन अभी किया जा रहा है, ठीक है। उसके साथ में अगर हम बात करें तो ग्राउंड वाटर की सिचुएशन है ना, कितने एरिया है जहां पर सैलाइन वाटर कंडीशन है, कितने एरिया वहां पर क्रिटिकल कंडीशन है, तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है, बदलाव बहुत बड़ा होता जा रहा है। और इवन दो मैंने एक दिन एक और सेशन भी आपके साथ लिया था जिसमें मैंने बताया था कि ग्राउंड वाटर के अंदर नाइट्रेट जो हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है, और नाइट्रेट की कंसंट्रेशन की वजह से जो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इसी के साथ में जो सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर आपका सरफेस वाटर है, उसमें भी प्रॉब्लम आती जा रही है यूट्रोफिकेशन की। अगर आप उसको भी देखना चाहते हो तो मैंने उसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको पूरा अच्छे से समझिए, कोशिश करिए कि क्या होता है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कंसर्न पॉइंट है, आपके स्टडी और एग्जाम के लिए भी जरूरी है, और जनरल स्टडीज के लिए भी इनको बहुत जरूरी है आपको समझना, और हमारी डेली लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि आपको पूरा सेशन पसंद आया होगा, और अगर आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।